रिलायंस पावर लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने कुछ अपडेट्स डिस्कस करी थी और साथ में डायगोनल और आपके रिस्ट्रिक्शन पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए थे। आज इस वीडियो में समझेंगे कि क्या ये रिस्ट्रिक्शन अब यहां पर बन चुका है और आपको किसी पॉजिटिव न्यूज की जरूरत है और वो न्यूज क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, सभी पॉइंट्स को आई एम NISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लास्ट वीडियो में हमने ये 4 लेवल्स आपके डिस्कस करे थे, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये पिछले वीडियो का स्क्रीन है। 6 मिनट 9 सेकंड पर मैंने पॉज कर रखा है। टोटल 5 कैंडल्स हमने यहां पर डिस्कस कर दी। 5 कैंडल जहां पर नीचे की टेल लंबी आना इंपॉर्टेंट है ताकि 40 जो आपका रिस्ट्रिक्शन इस समय है ये आपका एक हैंगिंग बेस बन सके। अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना। 6 मिनट 9 सेकंड के पास में पिछला वीडियो का क्लिप, ठीक है। यहां हैंगिंग बेस बनता है, आपके पास कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, पॉजिटिव आउटकम आता है तो आप वापस से 44 की तरफ जा पाओगे। एल्स कुछ भी नेगेटिव इस हैंगिंग बेस पर क्रिएट होता है तो आप वापस 36 पर गिर जाओगे। अब ये पॉइंट को समझना जरूरी है कि हैंगिंग बेस होता क्या है। वीडियो के आखिर में उस पॉइंट पर आएंगे। पहले यहां पर ये खबर देखो, अनिल अंबानी के ऊपर पिछले एक हफ्ते के अंदर जो हुआ है, PIL फाइल करी गई सुप्रीम कोर्ट में और एक अपडेट आपकी और आती है। 1400 करोड़ तक के एसेट जो है फ्रॉड केस में उनको पकड़ा गया, ठीक है। जिसके बाद में रिलायंस इंफ्रा पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया और रिलायंस पावर में और रिलायंस इंफ्रा में पिछले हफ्ते 2 सेशन आपको तेजी दिखी। ऑल दो रिलायंस इंफ्रा लगातार 5 सेशन अप ही दिखा था, रिलायंस पावर भी 2 से 3 सेशन अप दिखा। अब ये तेजी के पीछे के रीजंस क्या है? अब रिलायंस पावर में तो रेटिंग भी खराब है। ICRA ने रिलायंस पावर में रीअफर्म किया डी रेटिंग, जो कि एक नेगेटिव रेटिंग है। और रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों इस समय कहीं ना कहीं सिमिलर सिचुएशन के अंदर है। तेजी के पीछे के रीजन है टेक्निकल। अगर आप सही तरीके से देखोगे तो रिलायंस पावर, अगर हम स्पेसिफिकली रिलायंस पावर की ही बात करें यहां पे, तो रिलायंस पावर जब भी आपको बीच बीच में तेजी दिखा रहा है थोड़ी बहुत, फॉर एग्जांपल 40 के नीचे आता है, 39 38 के आसपास, वहां से वापस 40 पर जाने की कोशिश करता है। रिसेंटली रिलायंस पावर ने 40 को छोटा सा ब्रेक भी किया था यहां पर। तो ये सभी तेजी जो भी सिचुएशन आपको यहां पर दिख रही है 36 की रेंज पर पिछले हफ्ते आया भी, जितनी भी छोटी मोटी तेजी आपको दिखती है सब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे है। क्योंकि जब भी बड़ी गिरावट आ रही है रिलायंस पावर में और 20s के RCMFI आते हैं तभी रिलायंस पावर अच्छी तेजी दे रहा है। वेयर आज 40s और 50s के टेक्निकल पर आते ही स्टॉक वापस से न्यूट्रल हो जाता है और गिरावट देने लगता है। यह सिचुएशन रिलायंस पावर में लगभग तब से है जब से स्टॉक ने 44 का इंपॉर्टेंट बेस तोड़ा है। यानी रिलायंस पावर किस चीज की वेट कर रहा है? अभी भी रिलायंस पावर किस में बना हुआ है? 100% वार मार्जिन के अंदर अभी भी रिलायंस पावर फंसा हुआ है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपकी कैंडल्स है ना, यहां पर 40 का आपका हैंगिंग बेस है, ये आपका हैंगिंग बेस बनना चाहिए 40 का। अब हैंगिंग बेस क्या होता है उसको भी ब्लैंक स्क्रीन पर समझेंगे, लेकिन आज की सेशन की जो आपकी कैंडल है, अगर आप इसको जूम इन करोगे, अभी हम मिड डे में है और आज के सेशन की कैंडल में ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। हमें इस तरह की कैंडल नहीं चाहिए, हमें ये कैंडल नहीं चाहिए। ऑलरेडी रिलायंस पावर में आप डायगोनल के नीचे काम कर रहे हो। ये डायगोनल आपकी पिछले लंबे साल के अंदर टूटी नहीं है। लगभग 1.25 साल से 1.5 साल का टाइम पीरियड है, एक बार भी ये डायगोनल आपकी ब्रेकडाउन नहीं हुई थी। सिर्फ और सिर्फ 2025 नवंबर में ही पहली बार पिछले 1.25 साल के अंदर ये डायगोनल ब्रेकडाउन हुई है। यानी डायगोनल इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको ब्लैंक स्क्रीन पर समझो एक बार। हैंगिंग बेस क्या होता है, डायगोनल क्या होती है और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी डायगोनल रिलायंस पावर के अंदर और ये है 40 का आपका रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इस समय रिलायंस पावर काम कर रहा है यहां पर कुछ इस तरह से, और इसको कहते हैं हम हैंगिंग बेस। जब कोई स्टॉक अपने रिस्ट्रिक्शन के नीचे इस तरह से काम करता देखने को मिले, मतलब कि वो रिस्ट्रिक्शन ब्रेक नहीं कर रहा, ना ही सस्टेनेबल क्लोजिंग दे रहा है। क्योंकि सस्टेनेबल क्लोजिंग क्या होती है? इस तरह की क्लोजिंग को सस्टेनेबल क्लोजिंग कहते हैं, जिसके बाद आपका अप ट्रेंड बनता है, कंटिन्यू होता है, ठीक है।
लेकिन जब आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जहां पर डेली बेसिस पर आपका रिस्ट्रिक्शन टच हो रहा है बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है, दैट मींस कि स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक एक हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा है। पिछले वीडियो में हमने टोटल 5 सेशन लिए थे कि अगर 5 सेशन ये स्टॉक इसी तरह से जहां नीचे की टेल लंबी हो, आज की टेल ऊपर की लंबी है इस तरह से, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए नीचे की टेल लंबी हो, ठीक है, ताकि वापस से 40 के ऊपर आ सके और उसको बेस बना ले, क्योंकि ये बेस अभी टूटा हुआ है। तो इसके लिए हमें 5 सेशन ऑलमोस्ट लगते हैं, यूजुअली लगते हैं। बट इस बीच कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आपके पास में आती है तो आपका ये ब्रेकआउट बन जाएगा। यानी किसी भी हैंगिंग बेस के अंदर आपको किस चीज की जरूरत होती है, हैंगिंग बेस में, हैंगिंग बेस में आपको जरूरत होती है पॉजिटिव न्यूज की। पॉजिटिव न्यूज में हैंगिंग बेस पर जरूरत होती है इस तरह की अपडेट की। लेकिन कोई भी नेगेटिव न्यूज आपको क्या बताती है कि भैया ये हैंगिंग बेस ही टूट जाएगा, स्टॉक नए बेसिस की तरफ जाएगा, जो कि रिलायंस पावर का 36 का रेंज है, क्रूशियल बेस। अब इस चीज से आप क्या समझे, इस चीज से आप कुछ भी नहीं समझे, इस चीज से बस आप भड़के हो कि भाई बेकार की बात मत कर, यही ना। लेकिन इन सभी पॉइंट से हैंगिंग बेस क्या होता है, उस पर पॉजिटिव न्यूज क्या होती है, और फिर क्रूशियल बेस क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, इन सब चीज से आप ये समझे हो यहां पर कि आपके टारगेट्स कैसे अचीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो यहां पर 44 का टारगेट अचीव हो, तो वो टारगेट कैसे अचीव होंगे, वो टारगेट अचीव होंगे हैंगिंग बेस से और किसी पॉजिटिव न्यूज से, ठीक है। आप ये पॉइंट समझे। दूसरा पॉइंट आप समझे कि आपका एसएल किस तरह से मार्केट में इंप्लीमेंट किया जाता है जब भी कोई स्टॉक इस तरह की सिचुएशन के अंदर हो। आप ये समझे कि अगर आपका हैंगिंग बेस टूटता है तो उसकी कैंडल की फॉर्मेशन क्या होगी, कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी। आप एसएल कैसे बनाते हैं आप यहां पर वो समझे। डायगोनल पैटर्न ब्रेकआउट कब देता है आप यहां पर वो समझे कि किसी भी डायगोनल पर इस तरह से सस्टेनेबल क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद आते हैं आपके ब्रेकआउट्स, ठीक है। आप ये समझे। एक और पॉइंट अगर आप यहां पर समझो, मान लो आपकी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है और 44 आपका यहां पर क्या है, 44 आपका है क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन, और आपका रिस्ट्रिक्शन पर जाकर के कुछ इस तरह की कैंडल क्रिएट होती है वहां पर, तो आपका इस कैंडल में क्या होता है, इस कैंडल को सेल ऑफ इंडिकेट करते हैं, यानी कि आप वापस से ड्रॉप करोगे अपनी इस डायगोनल पर। आप समझे कि अगर कोई सस्टेनेबल कैंडल होती है तो उसके बाद नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन पर क्या कैंडल का फॉर्मेशन होता है कि आपको ब्रेकआउट मिले या नहीं मिलेगा, तो उस सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि आपको बुकिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। यानी कि ओवरऑल जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, सबसे पहले कैंडल की फॉर्मेशन देखो, वो कैंडल्स कौन से चार्ट पर क्या इंप्लीमेंट कर रही है, क्या डायगोनल पैटर्न है या फिर फ्लैट हॉरिजॉन्टल आपका रिस्ट्रिक्शन है। इन सभी पॉइंट्स को जब आप कैलकुलेट करते हो आपके टारगेट्स भी निकलते हैं, आपका एसएल भी निकलता है, आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी समझ में आने लग जाती है। अगर आप इस तरह से काम करोगे तो बहुत मुश्किल है आपका किसी भी स्टॉक में फंस जाना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।